नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल, चीफ मेंटर, करियर कंपस। मैं पिछले 16 सालों से करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और इस वजह से पूरे देश में व विदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस व स्कूलों में जाकर बच्चों को एड्रेस करना, उनको करियर्स के बारे में जानकारी देना व उनके जो संदेह होते हैं करियर के बारे में, उनके ऊपर बातचीत करना, उनको दूर करना मेरा एक प्रमुख कार्य है। देश के लगभग काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस व स्कूलों में, विशेष तौर से बहुत सारे स्कूलों में मैंने विजिट किया और बहुत सारे स्कूलों में मैंने लेक्चर दिया है। एक बात मैंने महसूस की है कि जहाँ तक करियर काउंसलिंग का सवाल है, भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसको लेकर कोई भी, ना तो माँ बाप, ना शिक्षा जगत के लोग, ना हमारी, मुझे लगता है देश के जो प्रमुख नीतिकार हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। इसलिए अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास बीएससी करके, एमए करके, पीएचडी करके आके बोलते हैं कि सर हम क्या करें। चूंकि मेरा लंबा अनुभव है, मैं बहुत लंबे समय तक दैनिक भास्कर में मेरा एक आर्टिकल छप रहा है जिसका नाम है मैनेजमेंट मंत्रा, जिसमें मैं विभिन्न करियर के बारे में लिखता हूँ। इंडिया टुडे जो है चैनल, हरियाणा इंडिया टुडे, उस पर मेरा कार्यक्रम चलता रहा है। करियर गुरु के नाम से जो लाइव होता था, उसमें भी बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे। इसके अलावा अतिरिक्त काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी अखबारों में, वह अलग अलग टीवी चैनल्स पर मेरे को जाने का बार बार मौका मिलता रहा। वह सबसे बड़ी खास बात यह कि बहुत सारे स्कूलों में छात्रों से रूबरू बात करने का मौका मिला और मैंने महसूस किया कि अगर 10वीं और 11वीं 12वीं के समय पे बच्चे को सही तरीके से गाइड कर दिया जाए, भेड़ चाल की प्रवृत्ति को छोड़कर उसको एक सही रास्ते पर लगा दिया जाए, उसकी जो असली क्षमता है उसको समझते हुए अगर उसको सही रास्ते दिखा दिया जाए, उसका सही करियर बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जो भारत में बच्चे परेशानियां झेलते हैं वो उनको कभी उनका सामना उनको करना पड़ेगा। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, आज का ये जो यूट्यूब लेक्चर है, काफ़ी लंबा होने वाला है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को उनका सही करियर की तरफ उनको ले जाना, उनको बताना कि करियर कैसे चूज करते हैं। हमारे देश में कुछ बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। हमारे देश में एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो करियर है वैसे आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, एक और भ्रांति है कि मेडिकल, नॉन मेडिकल में जो साइंस के बच्चे होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज्यादा दिमाग होता है उनमें और साइंस पढ़ने से ज्यादा मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे जो है वो इतने मेहनती और पढ़ाकू नहीं हो सकते। ये भ्रांति भी बिल्कुल गलत है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी स्ट्रीम हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, सारी बराबर है, सब में बराबर के विकल्प हैं। मैं तो समझता हूं आर्ट्स और कॉमर्स में मेडिकल, नॉन मेडिकल से कहीं ज्यादा विकल्प है। दूसरा, एक और बहुत बहुत बड़ा जो हमारे सिस्टम में, सोच में दोष चलता है, वो ये दोष चलता है कि नॉन अटेंडिंग हो जाओ, स्कूल छुड़वा दो, खाली ट्यूशनों के भरोसे जिंदगी चलने दो। ये भी गलत है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो जो चीज आपको समझने की है वो है कि हमें बच्चे का करियर चूज करना है। देखिए, स्ट्रीम चूज करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या बच्चे की जिंदगी 12वीं नॉन मेडिकल के, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स के बाद खत्म हो जाएगी? नहीं। वो 12वीं के बाद क्या प्रोफेशनल कोर्स करेगा या करेगी और उसके बाद किस व्यवसाय में, किस नौकरी में, किस काम में वो जाएगा या जाएगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम क्या स्ट्रीम चुने। स्ट्रीम तो चुनना जरूरी है, लेकिन स्ट्रीम के साथ साथ अगले कुछ सालों की प्लानिंग करनी भी बहुत जरूरी है। यानी कि उसका, बच्चे का लक्ष्य पाना बहुत जरूरी है, उसका गोल ऑफ लाइफ पाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर अपना जो है एक बात रखूंगा, आता हूं उस पर। लेकिन पहली बात आप समझिए, आप सारे समझिए कि ये देश और दुनिया पूरी तेजी से बदल रही है। आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे that the world and the country are changing very rapidly। हमारे आसपास बहुत सारी तेजी से चीजें बदली हैं। अभी जिस तरह से कोविड-19 के कारण दुनिया का स्ट्रक्चर जो बदला है, जो दुनिया ने बदलाव लिया है, वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगर कोविड-19 नहीं भी होता तो भी देश और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। ये हम सब मानते हैं। तो ऐसे में क्या हमें बदलने की जरूरत नहीं है? यस, वी डू नीड टू चेंज। वी नीड टू चेंज।
and change is necessary because change brings success and the only constant in life is change. देखिए, आदमी के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ रुक सकता है, जो नहीं रुकता वो है समय और बदलाव। बदलाव होगा ही होगा, समय आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो पुराने सियाने लोग हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार कहावत कही है। उन्होंने कहा है, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर हमको सड़ने से बचना है, अगर हमको कुछ जिंदगी में पाना है, तो वी हैव टू चेंज बिकॉज चेंज ब्रिंग सक्सेस। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो कभी भी कामयाबी हमारे हाथ नहीं लग सकती। तो अब सवाल यह कि कामयाबी आती कैसे? व्हाट इज द की टू सक्सेस? सक्सेस के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, आई शुड नो व्हाट आई वांट। मैं किस चीज में कामयाब होना चाहता हूं। आपको मालूम ही नहीं है, मेरे को कामयाब होना है। मैं अक्सर बच्चों के साथ जाता हूँ स्कूल में, बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा क्या बनना चाहते हो? कोई बोलता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई मैनेजर। क्यों बनना चाहते हो? नहीं मालूम। कैसे बनोगे? नहीं मालूम। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल? सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल वो कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है दैट यू शुड नो व्हाट आई वांट टू डू। मुझे जिंदगी से चाहिए क्या, और फिर उसके अनुसार अपने आप को बदलिए। मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जो महान क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? क्रिकेट खेलना, क्रिकेट पर ध्यान देना। अगर उसकी पढ़ाई इग्नोर होती है, उसके कारण उसको पढ़ाई में दिक्कत आती है, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर वो क्रिकेट भी पूरी तरह नहीं खेल रहा, पढ़ाई भी पूरी तरह नहीं कर रहा, फिर वो सही नहीं है। कोई बच्चा बोलता है मैं आईआईटी का टॉपर बनना चाहता हूँ, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, मैं नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, मैं आईआईएम में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसको पढ़ाई मुख्य उद्देश्य होगा। सो दैट इज व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। यही आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ढूंढने की हम नहीं कोशिश करेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से ये बच्चे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो अपना लक्ष्य कैसे पाए। सो यू मस्ट नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड देन चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। और इसके लिए करना पड़ता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग व्हाट यू वांट टू अचीव and then step by step move towards the achievement of these goals. By knowing precisely what you want to achieve, you know what you have to concentrate on to doing it. भाई आपको आपका लक्ष्य पता लग गया, आपका गोल पता लग गया। अब आपको एक बार आपने अपना गोल पा लिया, आपने गोल सेट कर लिया, तो आप निश्चित तौर से आप आसान हो जाता है आपका काम। आपको मालूम है आपको उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे मेरे को एक उदाहरण याद आता है, ये असली जिंदगी में हुआ। आप भी सुनेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे इस बात से। दिसंबर 2013 में मैं एक बहुत बड़े स्कूल में देहरादून में लेक्चर दे रहा था। 10वीं क्लास के बच्चे थे। मैंने बोला उस क्लास में, मैंने कहा बोला वो बच्चों से कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? एक लड़के ने हाथ खड़ा कहा और उसने कहा सर मैं 2022 अगस्त में आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है मैं बन जाऊंगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, we are sitting on 2013 December and this fellow is talking about 2022, 9 years down the line, and a class 10 boy talking of clearing UPSC. तो मैं बहुत हैरान हुआ, उसके क्लासमेट्स भी बहुत हैरान हुए। मैंने उससे कहा क्या आप बता सकते हैं आप ऐसा कैसे करेंगे? उसने कहा सर 2014 में मैं अप्रैल में, मार्च में मेरी 10वीं होगी, अप्रैल में 11th शुरू होगी, आई विल टेक अप ह्यूमैनिटीज। मैं 2 साल ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा सर, साथ साथ मैं क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करूंगा, एंड आई वांट टू गो इनटू द नंबर 1 लॉ कॉलेज इन द कंट्री, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। वहां से मैं 5 साल की लॉ करना चाहता हूं। उसके बाद सर मई 2021 में मेरी डिग्री खत्म होगी सर, जून 2021 में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा सर, जिसका रिजल्ट जुलाई या अगस्त 2021 में आएगा। नवंबर में मेरा मेंस का एग्जाम होगा सर, जिसका रिजल्ट फरवरी तक आएगा। फिर मेरा मार्च अप्रैल में इंटरव्यू होगा सर, और जून तक रिजल्ट आएगा। मेडिकल और दूसरी फॉर्मेलिटीज करके आई विल गो इनटू लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन मसूरी, और मैं ऐसे आईएएस ऑफिसर, ये मेरा प्लान है सर, मैं ऐसे आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ।
तो मैंने उससे कहा कि अगर आपको इतना गोल अपना क्लियर है, आप मुझसे क्या चाहते हो? He said, sir, I need two guidances from you. कि पहला आप मुझे बताइए कि मैं क्लैट में 55 सीटें हैं नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में, टॉप 55 में कैसे आऊं कि मैं नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में पढ़ सकूं। दूसरा, मैं आईएएस की तैयारी नेशनल लॉ स्कूल में रहते हुए कैसे करूं। मैंने इनको कहा ये मैं बात आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए आप आईएएस बनने के लिए लॉ क्यों पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ रहे, मेडिकल क्यों नहीं पढ़ रहे, पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ रहे। उसने कहा सर अगर आप आज के दिन ध्यान से यूपीएससी के जो नया फॉर्मेट है, जो नया सिलेबस है, उस समय हाल सिलेबस नया चेंज हुआ था, उसने कहा अगर आप देखें तो सर वो सारा सिलेबस ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल लॉ स्कूल में यूं का यूं पढ़ाया जाता है, मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये बात सही है। अगर आज हम यूपीएससी का पेपर देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। तो बहरहाल 2016 में उस बच्चे ने एग्जाम दिया और उसका नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में सिलेक्शन हो गया। इस समय वो बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहले अटेम्प्ट में नहीं तो वरना दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस अधिकारी जरूर बन जाएगा। अगर आईएएस अधिकारी नहीं भी बनेगा तो भी ऐसे बच्चे को जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके क्या कारण है? नंबर वन, he will be in the number 1 law college in the country, National Law School Bangalore, जहाँ पे बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज लाइन लगा के आती है बच्चों को नौकरियां देने। ठीक है। दूसरा, पढ़ाई इतनी मॉडर्न तरीके की है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और जिस बच्चे की सोच इतनी क्लियर है, जिस बच्चे को इतनी क्लैरिटी है अबाउट लाइफ, ही और शी विल डेफिनेटली डू समथिंग। ये होती है गोल सेटिंग, ना कि ये कि अभी 12वीं कर लेते हैं फिर सोचेंगे, अभी बीए कर लेते हैं फिर सोचेंगे, बीएससी कर लेते हैं फिर सोचेंगे, राइट। तो गोल आपको क्यों सेट करने चाहिए? क्योंकि एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू बी सक्सेसफुल। जैसे ही गोल सेट हुआ तो आपको ये पता लग जाएगा आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। विराट कोहली भारतीय टीम में खेलना चाहते थे तो उनको पता लग गया उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, एंड ही केप्ट ऑन प्लेइंग, राइट। फादर की, उनके पिता की मौत के बाद भी विराट कोहली के बारे में खैर कभी और बात करेंगे। डेवलपिंग सक्सेस हैबिट्स, देखिए जैसे नाकामयाबी एक आदत है ऐसे ही कामयाबी भी एक आदत है। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोग नाकामयाब नहीं होते, उनके भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उनके जो प्रयास होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, उनको झटका लगता है, उनको धोखा लगता है और वो कई बार फेल होते हैं, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते, लगातार प्रयास करते रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड सक्सेस इज ए हैबिट। सक्सेस एक आदत है, वो आदत आपको पड़ जाती है। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो बहुत सारी बातें सुना सकता हूँ, लेकिन आप इतने से समझ लीजिए दैट सक्सेस इज ए हैबिट। एंड जितने भी बड़े महान सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी जीवनी से, उनकी ऑटोबायोग्राफी से उठा के पढ़ लीजिए दैट हाउ सक्सेस कैन बी अचीव्ड। सक्सेस का एक पहला स्टेप है ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। पहला है मेंटल क्रिएशन, दूसरा है फिजिकल क्रिएशन। यानी कि अगर एक वो जो बच्चे ने मुझे कहा मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं, ये मेरे दिमाग में खाका है, तो दैट इज द मेंटल क्रिएशन। तो तभी तो फिजिकल क्रिएशन करेगा। आप एक मकान बनवाने जाते हो, आप आर्किटेक्ट को जाके बोलते हो साहब हमारा 6 लोगों का परिवार है, हमारे इस बच्चे के लिए हमें ये मकान में चाहिए, ऐसे पूजा घर हो, यहाँ पे इस तरह की किचन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू शेयर द रिक्वायरमेंट्स with him and the architect makes the drawing for you and then you finalize। तो क्या हुआ? मेंटल क्रिएशन। फिर क्या हुआ? फिजिकल क्रिएशन। फिल्में कैसे बनती है? फिल्में कोई ऐसे आसमान में तो बनती नहीं, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसके बारे में सोचा जाता है कौन एक्टिंग करेगा, कौन क्या करेगा। सो बेसिकली वॉट एवर यू डू इन लाइफ ऑल्सो, वॉट एवर यू स्मॉल थिंग्स लाइक घर में सब्जी क्या बननी है, आपकी मदर को आपने कहा दही वाले आलू बना दो, तो शी विल थिंक अच्छा इसी की ये रेसिपी है। शी हैज अ मेंटल क्रिएशन एंड शी डज अ फिजिकल क्रिएशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल क्रिएशन करें। और दूसरा, लंबे समय की प्लानिंग करें। वो क्यों जरूरी है? और ये प्लानिंग की आदत करना, मेंटल क्रिएशन की आदत करना क्यों जरूरी है? बिकॉज एवरी टाइम इन लाइफ आप क्रॉस रोड्स पे यानी कि चौराहे पे खड़े होंगे, कभी ना कभी तो कोई ना कोई चौराहा आपके सामने होगा। जैसे आज जो 10वीं के बच्चे हैं उनके सामने ये समस्या है कि मैं क्या स्ट्रीम लूं, क्या सोचूं, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स।
जिन बच्चों ने मेडिकल ले लिया तो उनको लगता है मैं एमबीबीएस नहीं हूँ, मैं दाखिला नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। नॉन मेडिकल वाले सोचते हैं मैं बीटेक कर लिया तो मैं नहीं हुआ बीटेक में अच्छे में, आईआईटी में दाखिला नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह से आर्ट्स के बच्चों के सामने विकल्प सोचते हैं क्या मेरे पास कोई अच्छा कोर्स होगा। कॉमर्स के बच्चे सोचते हैं क्या सिर्फ बीकॉम ही करना होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए, या आज के जिन जो बच्चों की है वो हालत इस बच्ची की तरह है। ये बच्ची है एलिस, ये एक जंगल में खेल रही होती है, एक तितली का पीछा करती है, बहुत खूबसूरत तितली है, जंगल में ही रहती है। इतनी खूबसूरत तितली है कि ये उसके पीछे दीवानी हो जाती है, दौड़ते दौड़ते कब शाम हो जाती है, कब अंधेरा हो जाता है, खटाटोप अंधेरा, और इसका घर का रास्ता इसको मालूम नहीं हो जंगल में, एंड शी इज इन ट्रबल। तभी एक इसको बिल्ली मिलती है जो पेड़ पे बैठी है और वह इंसानों से बात कर सकती है। ये उससे पूछती है आई एम लॉस्ट, आई वॉन्ट टू गो होम, विच रोड डू आई टेक, मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, मैं किधर जाऊं। बिल्ली का जवाब आता है वेयर डू यू वांट टू गो, जहां तुम जाना चाहो। तो हमारे बच्चों की हालत भी लगभग इस एलिस की तरह है। ये जिंदगी, आजकल बड़ी बच्चों के पास सुविधाएं हैं तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है कि उसकी दौड़ के पीछे ये जो जिंदगी असली मकसद है कि जिंदगी आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ करो, अपनी इंडिपेंडेंट जगह बनाओ, उसको भूल चुके हैं। और हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम इनको सही तरह से गाइड करें, ताकि ये कहें, ये ना कहें विच रोड डू आई वांट टू टेक, ये कहें दिस इज द रोड आई वांट टू टेक, राइट। और उसके लिए आप भी इंट्रोस्पेक्शन करिए, बच्चों को भी इंट्रोस्पेक्शन की आदत डालिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने अंदर झांक कर अपने आप से बात करना। मेरे पीछे जो तस्वीर है इसमें जो बुजुर्ग हैं ये दूरबीन लगाकर बाहर देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने बारे में दूसरों से जानना चाहते हैं। वी आर डूइंग इंट्रोस्पेक्शन विद द आईज ऑफ द अदर्स, दूसरे से हम जानना चाहते हैं कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं। So introspection does not happen by looking outside. Introspection happens by looking inside. तो आप अपने बच्चों को कहिए कि वो अपने आप से पूछें कि क्या उनकी जिंदगी का कोई अर्थ है। I'm giving you 3 questions. क्या उनकी जिंदगी का कोई अर्थ है? क्या उनकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है? क्या वो कभी अपने देश, समाज और परिवार के लिए कुछ करने वाले हैं या करने वाली है? These are the 3 important questions which they should know: the direction of their life, meaning of their life, and what are they going to contribute to their country, society and the family. इन 3 सवालों का जवाब बच्चों को ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना उनके लिए जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक आशा की किरण है स्वामी विवेकानंद का थॉट। स्वामी विवेकानंद ने कहा था बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। दुनिया आपके कदमों में होगी अगर आप अपने आप में विश्वास करें। और ऐसे आप कितने उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूं जिंदगी से। युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप के बाद कैंसर, और 2012 में 2020 में फिर न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे थे। मैं खिलाड़ियों का उदाहरण इसलिए देता रहता हूं क्योंकि मैं खुद खेल से जुड़ा हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर भी हूं और हॉकी से भी जुड़ा हूं। हॉकी के लिए, हॉकी की जो वर्तमान हमारी महिला कप्तान है रानी रामपाल, उनके बारे में जाके आप गूगल पर पढ़िए, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे देश के लिए। हॉकी को, हमारे महिला हॉकी को कितनी ऊंचाई पर लेके गई हैं, उनका के बारे में आप पढ़िए कि अगर उनका बैकग्राउंड क्या था, किस हालात से, किस माहौल से वो उठी हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। और जब हम अपने आप में विश्वास नहीं करते तो हम इसमें विश्वास करते हैं, लक। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी लक में बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन जिस लक में आम लोग विश्वास करते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, मेरा ये साहब मेरी ये राशि है, मेरा ये आप ऐसा उपाय कर लो, आप हलवा बांट लो, आप काले चने बांट लो। व्हाट इज दिस? फिर अगर ऐसा ही होता तो सारे पता नहीं क्या कुछ दुनिया में होता है, क्यों नहीं भविष्यवाणियां कर पाते। लक जो है, लक की ये भाषा है जिसके अंदर मैं पूरा विश्वास करता हूं, दैट इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। इफ यू डू लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, योर लक विल नेवर लीव यू। बट इफ you don't work hard and don't get to a good mentor and don't get good knowledge, तो आपका लक हमेशा ही खराब रहेगा। अब सवाल यह है कि हमारा भाग्य तय कौन करता है? क्या हमारा
भूतकाल या हमारा वर्तमान क्या तय करता है? क्या हमारी परिस्थितियां या हमारे इरादे? हमारी परिस्थितियां हमारा जिंदगी तय नहीं करती, हमारे इरादे हमारी जिंदगियां तय करते हैं। हमारी कंडीशंस नहीं, हमारे डिसीजंस। यहाँ पे एक मैं बच्चे का उदाहरण लेना चाहूंगा। एक बच्चा आज के दिन इनकम टैक्स में नौकरी करता है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर लगा हुआ है। कहने को देखा जाए तो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से वो बच्चा आया उसके लिए इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर होना बहुत बड़ी बात है। उस बच्चे ने +2 किया एक गांव के स्कूल से, हिंदी मीडियम से, हरियाणा बोर्ड से। जिस समय वो 12वीं कर रहा था उस समय उसका बाप एक ठेला चलाता था, कच्चा किराए का मकान था गांव में। उनका बाप को बुरी लत थी, शराब की लत थी। कई बार तो दोपहर को जो ठेला चला के कमाता था उसकी शराब पी जाता था, रात को परिवार को भूखा सोना पड़ता था। 12वीं के बाद इस बच्चे ने एक छोटी सी कंपनी के अंदर एक जगह पे ज्वाइन किया, 3500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और 3 साल के अंदर उसने उतनी मेहनत की कि उनका नंबर 1 कर्मचारी बन गया, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा। साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से ग्रेजुएशन भी की, 75% से अधिक मार्क्स लिए। और फिर नौकरी के साथ साथ 2 साल SSC CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसकी तैयारी की। 6 महीने नौकरी से छुट्टी ली और पहले अटेम्प्ट में 5वां रैंक हासिल करके वो इनकम टैक्स ऑफिसर इंस्पेक्टर बन गया। और बहुत छोटी उम्र में बना, तरक्की बहुत तेजी में जाएगी। तो इसके पास बहुत सारे कारण थे अपने आप को किसी छोटी मोटी जगह में फंसा के रखने का, क्योंकि कंडीशंस थी। घर में खाना नहीं, रहने का पूरा ठिकाना नहीं, कच्चा मकान है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की हुई, लेकिन उसने अपने कंडीशंस को ब्लेम नहीं किया। ही टुक अ डिसीजन, आई विल चेंज इट, एंड ही चेंज्ड इट। और आप जितने दुनिया में जिन लोगों ने दुनिया बदली है, स्टीव जॉब्स, उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया और कहां देखिए एप्पल, राइट? सो पीपल हु डिसाइडेड कि हमको कुछ करना है, हमने बदलना है, उन्होंने बदला है। कंडीशंस नहीं, देयर डिसीजंस आर द राइट थिंग। और आप भी अपने बच्चों को कंडीशंस की नहीं, डिसीजंस के लिए ट्रेन करिए। भारत में करियर प्लानिंग में मिस्टेक्स क्यों होती है? देखिए, पहले मिस्टेक का मीनिंग समझिए, इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है? An error in action, calculation, opinion or judgment caused by poor reasoning, carelessness, insufficient knowledge. तो मिस्टेक का मतलब क्या है? आपने एक गलती की किसी भी चीज में, कैलकुलेशन में गलती की, आपकी जजमेंट या आपका निर्णय गलत हुआ। क्यों हुआ? आपकी पुअर रीजनिंग थी, आपकी छोटी सोच थी। जैसे हमारे यहाँ साइंस पढ़ना ही सब कुछ होता है। केयरलेसनेस, अरे तो हो जाएगा सब कुछ, कोई भी नहीं, जो मर्जी कर लो, जिसने पैदा किया रोटी वही देगा। नो, दिस डज नॉट वर्क एनी लॉन्गर। इनसफिशिएंट नॉलेज, जानकारी का अभाव, ये पेरेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं और इसी कारण से जो है बच्चों के करियर बर्बाद हो जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। करियर प्लानिंग की कॉमन मिस्टेक्स, पहला, ओवर अंडर एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ। अपने जो है अपने बारे में या तो अंडर एस्टिमेट करना या ओवर एस्टिमेट करना। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अभाव। सूचना का अभाव होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सूचना एकत्रित ना करना बहुत बुरी बात है। पेरेंटल प्रेशर, माँ बाप अक्सर बच्चों पे दबाव डालते हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, क्योंकि उन्होंने किसी को देख लिया, जिस किसी बच्चे ने एक करियर में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन हर बच्चा एक सा नहीं होता। आपका रिश्तेदार का बच्चा IIT में पढ़ के 50 लाख का पैकेज ले रहा है, हो सकता है आपके बच्चे के अंदर करोड़ों रुपए के पेंटर बनने की कुव्वत हो, वो प्रतिभा हो। सो प्लीज डोंट पुट प्रेशर। पीयर प्रेशर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शोले फिल्म का वो गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। बच्चा एक बोलता है मेरे को, सर मेरे को नॉन मेडिकल लेना है। मैंने कहा क्यों? बोला मेरा दोस्त नॉन मेडिकल ले रहा है। जब उस बच्चे से बात की तो पता लगा मैथ्स और साइंस से उसकी नानी मरती है, जबकि इंग्लिश और SS में वो बिल्कुल नेचुरल है, पर लेना नॉन मेडिकल है बिकॉज दोस्त ले रहा है। आई टोल्ड हिम कि आपका दोस्त सारी जिंदगी आपके साथ नहीं चलेगा। उसकी काउंसलिंग की, देन ही अंडरस्टूड। बट अक्सर तो ऐसा होता है, पीयर प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर, हमारे देश में करियर्स की हवा बहती है, एक के पीछे लग जाते हैं लोग, उसी के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। व्हाई? प्लीज अंडरस्टैंड। एंड इमोशनल फैक्टर्स, दादाजी IAS बनना चाहते थे, खुद बन नहीं पाए, वो बच्चे पर लाते हैं। दादी IIT में पढ़ना चाहती थी, खुद पढ़ नहीं पाई, वो बच्चे पर लाते हैं। पिताजी डॉक्टर बनना चाहते थे, वो खुद नहीं बन पाए,
वो बच्चे पे लाते हैं। माताजी जज बनना चाहती थी, वो बन नहीं पाई, वो बच्चे पे लाती हैं। प्लीज डोंट, द चाइल्ड इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड फॉर यू, लेबोरेटरी नहीं है, वो खुद इंसान है, उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए और उसकी मदद कीजिए उसका करियर पहचानने में। अर्ली एंड स्मार्ट करियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द वर्ल्ड एंड द कंट्री इज चेंजिंग। जितनी जल्दी आप करियर प्लानिंग कर लेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम चॉइस, देखिए मैंने स्ट्रीम चॉइस की बात नहीं की है, मैंने करियर प्लानिंग की बात की है, बिकॉज देश और दुनिया बदल रहे हैं। If the world and India are changing, then can career planning remain same? Or the same way we look at the way we look at the careers remain same? 1970 के तरीके से 2020 में सोचेंगे नहीं चलेगा, because new career options are there and more competition will emerge. तो इसका ध्यान रखना है आपको। पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स का क्या रोल है? एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में कहा गया जो अधिक बच्चे मैक्सिमम जो सक्सेसफुल होते हैं, वो दो चीजें थी उसमें। एक, माँ बाप ने बहुत भूमिका अदा की। देखिए जो बच्चे ने मैंने बच्चे को कह दिया तूने जो चाहा वो कर ले, मैं मना नहीं कर रहा, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? नो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोएक्टिव रोल लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, समझिए आपका बच्चा किस काबिल है, क्या उसमें काबिलियत है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके का है। आज देखिए बात को समझिए, हमें आता हूं उस पर। और अर्ली स्टार्ट अंडर पेरेंट्स गाइडेंस, जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे पेरेंट्स की गाइडेंस में उतना ही अच्छा रहेगा। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पहला, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आपको। आपको नहीं आता कुछ, आपको करियर मालूम नहीं है, टाइप करिए करियर काउंसलिंग इन हरियाणा, करियर काउंसलर इन इंडिया, करियर काउंसलर इन माई सिटी, जाइए इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि सूचना ताकत है, इंफॉर्मेशन इज पावर। प्रॉपर रिसर्च कीजिए, भेड़ चाल को अवॉइड कीजिए, शीप हर्ड मेंटालिटी। ऑब्जर्व द चाइल्ड, चाइल्ड को देखिए ध्यान से, और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचिए और मेहनत के बारे में सोचिए, बच्चा कितनी मेहनत करेगा। पैरामीटर्स टू चूज अ करियर, कोई भी करियर चूज करना हो उसके 4 पैरामीटर है। पहला, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि डिग्री के बाद मेरा को 20 साल बाद ये काम लोगों के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, करियर क्या है, लोगों की नीड। इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, कॉलेज के बाद नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे या कॉलेज में नौकरी मिलेगी। तीसरा है मल्टीपल एवेन्यूज, चौथा ये पॉइंट, मल्टीपल एवेन्यूज, क्या एक ही रास्ता होगा, सुरंग होगी जिसमें जो करियर मैंने चूज किया, या बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। चौथा, इनपुट आउटपुट रेशियो, जितनी मेहनत की उसका उतना रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो है जनरल करियर्स की बात। बच्चे में करियर कैसे चूज करें? 3 चीजें, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट। इसका क्या अर्थ है? देखिए, बच्चे को खुद को पहचानना पड़ेगा, हु एम आई, और आपको बच्चे की मदद करनी पड़ेगी। हमारे देश में बहुत बड़ी भ्रांति है कि इंटरेस्ट इज द मोस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो बच्चे को बोलते हैं वही कर लो। अरे एक 14-15 साल के बच्चे को कैसे पता होगा उसका इंटरेस्ट क्या है? वो तो बेचारा जिया बेचारी जब भी कुछ नया देखती है उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। आईपीएस ऑफिसर देखा तो उससे इन्फ्लुएंस होगी, जज देखा तो उससे इन्फ्लुएंस होगी, आईआईटी में गए तो उससे इन्फ्लुएंस होगी, कुछ भी देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इंटरेस्ट महत्वपूर्ण चीज नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? बच्चे का गॉड गिफ्टेड स्किल। देखिए, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने के लिए निकले तो वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। एमआरएफ पेस एकेडमी में उन्होंने डेनिस लिली के अंडर ट्रेनिंग भी की, लेकिन डेनिस लिली ने जब उनकी ट्रेनिंग की तो और उनको वहां नेट्स पे बैटिंग भी करना पड़ा। तो डेनिस लिली ने और दूसरे कोचेज ने उनको कहा, आप वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन सकते हो, पर आप बैटिंग की बात करिए, बॉलिंग की मत करिए। तो सचिन का इंटरेस्ट किसमें था? बॉलिंग। एप्टीट्यूड क्या था? बैटिंग। और लेकिन अगर वो अड़े रहते कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ बॉलिंग ही करना है, मेरा इंटरेस्ट ही है, मैं तो इसी में जाऊंगा, तो आज हम शायद किसी सचिन तेंदुलकर को जानते ही नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। बच्चे का नेचुरल स्किल पहचानिए, उसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, स्पोर्ट्स, ड्रामेटिक्स, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट एंड फिर करियर की प्लानिंग करिए। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बच्चा जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके कई रोल्स होते हैं, वो कई तरह से जगह पे सक्सेसफुल हो सकता है। हमें पहचानना है कि सबसे उसका स्ट्रॉन्ग स्किल क्या है, ठीक है? तो हमारे को उसके सारे गुण पहचान के
उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए और बैकअप प्लान भी रखना चाहिए, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3, राइट। ये हम सब करेंगे, ये चीजें अगर हम करेंगे, बहुत ध्यान से बच्चे की करियर प्लानिंग करेंगे, तो वेरी श्योर कि कभी भी आप अपने बच्चे की करियर प्लानिंग में मार नहीं खा सकते। तो मैं दोबारा आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं, ये बात प्लीज अंडरस्टैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट इंटरेस्ट, it is the aptitude. So find the aptitude of your child and then find the career for you. और अब हम आगे जो बात करेंगे वो हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, इनके अंदर क्या क्या मेजर करियर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि किसी बच्चे को नॉन मेडिकल लेना हो तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, मेडिकल लेना हो तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, आर्ट्स लेना हो तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, और कॉमर्स कौन कौन से गुणों के आधार पर उसको चुना जाता है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल में जो आम विकल्प हैं उनके अलावा क्या विकल्प हैं, और आर्ट्स और कॉमर्स के बहुत अच्छे नए विकल्पों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल और नॉन मेडिकल लेते हैं। ठीक करीब करीब 12 लाख से ऊपर बच्चा IIT के एग्जाम में भाग लेता है, जबकि करीब 15-16 लाख बच्चे MBBS के एग्जाम में, नीट एग्जाम में भाग लेते हैं। तो अब दो बातों पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि अगर किसी बच्चे को नॉन मेडिकल लेना है तो उसको क्या देखना चाहिए अपने अंदर, क्या गुण देखे। हालांकि सही मायने में तो इसको एक किसी अच्छे काउंसलर से साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराकर ही देखना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं, अपने बच्चे के अंदर वो गुण ढूंढना चाहते हैं, तो आप समझिए क्या करना चाहिए आपको। पहली बात, योर चाइल्ड हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके बच्चे को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वेरी नेचुरल। पढ़ाई तो अलग की बात है, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर तो डिफिकल्ट है, सिलेबस काफी वाइड है IIT, क्योंकि CBSE का जो 10वीं का मैथ्स और साइंस है और 11th-12th का जो मैथ और साइंस है उसमें एक बहुत फर्क आ जाता है, इसलिए सिलेबस भी वाइड है, नंबर 1। नंबर 2, असली बात है कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत सारे बच्चे 7वीं 8वीं से ही आजकल IIT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए 11वीं और 12वीं में बच्चे को पूरी डेडिकेशन के साथ 2 साल पढ़ाई करनी होगी, लगभग एक साधु का जीवन व्यतीत करना होगा, जिसमें किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग और या जैसे आजकल बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप इस पर रहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। बच्चे के साथ साथ परिवार को भी पूरा अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, यानी कि माँ बाप को भी हो सकता है बहुत सारी शादी ब्याह और फंक्शंस छोड़ने पड़े, त्याग करना पड़े, टीवी कटवाना पड़े और ऐसी चीजें करनी पड़े। तो नॉन मेडिकल जरूर लें। इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर है, पर कब, अगर आप टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं। वो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं, मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। ऐसे ही मेडिकल लेते हुए क्या देखें, मेडिकल लेते हुए बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये देख लेते हैं कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे बायो में नंबर मेरे ठीक आ रहे हैं, इसलिए मैं मेडिकल ले लूं। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि जो नीट का एग्जाम है जिसमें कि 180 सवाल आते हैं, उसमें 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी। अक्सर देखा गया है कि बच्चे बॉटनी, जूलॉजी में नंबर ले लेते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में अधिकांश बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तंग होते हैं, और सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसी बच्चे का होता है जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो 1 करोड़ से अधिक फीस आपको देनी पड़ती है, तब जाके आपकी MBBS पूरी होती है, और उसके बाद MD और एटसेट्रा। मेडिकल बहुत अच्छा करियर है, भारत में 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है। तो मेडिकल लेते हुए भी ये देखें बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी बहुत अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि मेडिकल में भी बहुत बच्चे आजकल 7वीं 8वीं से तैयारी करने लगते हैं, इसलिए अगले 2 साल 11वीं 12वीं में आपके बच्चे का पूरा फोकस हो। आपका बच्चा 2 साल जिस तरह जैसे नॉन मेडिकल में कहा साधु का जीवन व्यतीत करने को तैयार हो, ऐसे ही मेडिकल में भी साधु का जीवन बच्चे को व्यतीत करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिलेबस तो जो IIT का और नीट का वास्ट है ही है, उसके अलावा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 17 लाख बच्चे हैं, करीब 20-25 हजार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है जहां तक MBBS का सवाल है, और ऐसे ही 9,627 IIT के अंदर सीट्स हैं। और अगर मैं सारे मिला लेता हूं तो 15-20 हजार से ज्यादा कुल अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में खुल गए। करीब 11 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं हर साल, और सिर्फ 1 लाख को मुश्किल से नौकरी मिल पाती है।
तो इसलिए ये दोनों करियर बहुत अच्छे हैं। इंजीनियरिंग बेस है सारी दुनिया का। मेडिकल के बिना अभी जो कोविड-19 में जिस तरह से मेडिकल में हमारे डॉक्टर्स ने हमारे देश को सेवा की, पूरे विश्व की सेवा की, वो देखिए तो आप कमाल है। तो डॉक्टर्स की भी बहुत मांग है, पर दोनों करियर्स में भारत में सीटें कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सोच समझ के इस करियर को चूज करें। ठीक है। अब एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है बच्चों के दिमाग में। बच्चे अक्सर हमसे कहते हैं मेरे से कि सर मैं नॉन अटेंडिंग हूँ या मैं स्कूल में जाकर पढ़ूं। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत जो नजरिया है, जो ओपिनियन है, मैं ये मानता हूं कि नॉन अटेंडिंग होने का बच्चे को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि स्कूल ना जाने से बच्चा बहुत सारे संस्कार नहीं सीखता, बहुत सारी चीजें नहीं सीखता, आपस में जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं हम वो नहीं सीखते। स्कूल की जो संस्था है उसकी अपनी महत्ता है, और 11वीं 12वीं में बच्चे को स्कूल अटेंड करना चाहिए। अगर बच्चा गंभीर है और बच्चा सीरियस है तो वो स्कूल के बाद शाम को भी कोचिंग में जा सकता है, ऑनलाइन कोचिंग कर सकता है, शनिवार इतवार को कोचिंग में जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे एमबीबीएस का एग्जाम हो, सबका बेस एनसीईआरटी ही है। बस फर्क यह है कि सीबीएसई के, आईसीएसई के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, वहां पर एक थ्योरी बेस्ड पेपर आता है, जबकि नीट और जेई मेंस के पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड आता है। आपको उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जहां तक मैं ये मानता हूं कि कोचिंग वर्सेस स्कूल में, कोचिंग आप लीजिए, कोचिंग से फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ स्कूल अटेंड करना चाहिए। पर ये फिर भी आपका अपना नजरिया है। मेरे को ये लगता है कि स्कूल ना जाकर बच्चा अपने जिंदगी का 11वीं 12वीं में स्कूल ना जाकर बहुत महत्वपूर्ण एक जो हिस्सा है उसको खो देता है। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल में करियर्स की। नॉन मेडिकल में सबसे बड़ा करियर है इंजीनियरिंग। 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बैचलर इन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी ब्रांच अच्छी है। मैं ये कहता हूँ ब्रांच महत्वपूर्ण है, कॉलेज महत्वपूर्ण है। आप आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़िए और किसी नॉर्मल कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़िए, आप जिंदगी भर आईआईटी का जो वैल्यू है आईआईटी के स्टूडेंट की वो नहीं पा सकते, चाहे आपने कहीं से भी कंप्यूटर साइंस की और आप चाहे उस कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट हो। देखिए वैसे भी आज एक मोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। आज के ज़माने में व्हाट की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता है वेयर की। वेयर मतलब आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रखे हैं, कोई ब्रांच मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 आईआईटीज हैं जो हमारे देश में उपलब्ध हैं। इसके अलावा 29 एनआईटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 8 ट्रिपल आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार के प्रमुख प्रीमियर संस्थान है। इसके अलावा भारत बहुत सारे और कॉलेजेस भी अच्छे हैं। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डीटीयू है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, आपका धीरू भाई अंबानी है। ऐसे काफी सारे कॉलेजेस हैं। बिट्स पिलानी आईआईटी के टक्कर का इंस्टीट्यूट है। तो इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाने को बच्चे को कोशिश करनी चाहिए। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करियर है। अगर आप बच्चे ने बीटेक कर लिया तो बीटेक के बाद उसके पास बहुत संभावनाएं हैं। अच्छे कॉलेज में जाएगा तो नौकरी कॉलेज से मिलती है, कोई शक नहीं। एमबीए कर सकता है बच्चा, एमटेक कर सकता है, आईएएस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, आप विदेश जा सकते हैं। और आजकल तो बच्चे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत काम करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए सिर्फ टॉप कॉलेज से आपको इंजीनियरिंग करना है, वरना आप इस तरफ ना जाएं। अब अगर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूँ आईआईटी, नॉन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, तो फिर मैं क्या करूँ? लड़कों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एनडीए। 16.5 से 19 साल के जो हिंदुस्तानी लड़के होते हैं वो एनडीए का पेपर देने के लिए एलिजिबल है। एनडीए का पूरा फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना में 3 साल का कोर्स होता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कॉमन। इसके लिए 2 बार साल में पेपर होता है, चौथे साल में अलग अलग होता है, मैं आता हूँ उस पर। 2 बार साल में पेपर होता है, अप्रैल और सितंबर में। 900 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का 11वीं 12वीं का मैथ्स, 600 नंबर का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और 9th-10th की एक जनरल साइंस होती है। ये 900 नंबर का पेपर है और 900 नंबर का ही एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो इंटरव्यू होता है। करीब 1100 नंबर जिस बच्चे के आते हैं, दोनों को मिलाकर 1800 में से उसका सिलेक्शन निश्चित है। फौज एक बहुत अच्छा रिक्रूटर है। किसी इधर से इंजीनियरिंग करने से अच्छा एनडीए के ऊपर मेहनत करिए। एनडीए आपको पहले 3 साल आपका कॉमन कोर्स होता है, चौथे साल में आर्मी वाले बच्चे आर्मी में चले जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं, नेवी वाले बच्चे कोची चले जाते हैं और एयरफोर्स वाले बच्चे हैदराबाद चले जाते हैं।
जिन बच्चों ने +2 में नॉन मेडिकल लिया है वो सभी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है, लेकिन जिन बच्चों के पास आर्ट्स, कॉमर्स या मेडिकल है वो सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए भी खुला है ये, और मेडिकल के बच्चों के लिए भी खुला है। बीएससी एग्रीकल्चर के 2 तरह के पेपर होते हैं, एक हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी है, जैसे हरियाणा में एचयू, पंजाब में पीयू, इनका अपना पेपर होता है, और एक आईसीआर का पेपर होता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। आम जो इनका पैटर्न है वो ये है कि 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का, अगर आप स्टूडेंट हैं नॉन मेडिकल के, तो 100 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर होगा, 50 का फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा। आप बायो के स्टूडेंट हैं तो 100 नंबर का आपका बायो का होगा, 50-50 फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। बीएससी एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा करियर है, और खास तौर से अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर काफ़ी मांग है इसकी आजकल, क्योंकि एग्रीकल्चर का देखिए, ज़मीन को पैदा तो कर नहीं सकता, ज़मीन फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते, इसलिए एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स की डिमांड आ रही है। और बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे आजकल एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, जो कि आईआईएम्स में होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो नंबर 1 कॉलेज एमबीए के इंडिया में भारत में। उन बच्चों की काफ़ी मांग है, इन बच्चों को सरकारी नौकरियां भी काफ़ी मिलती हैं, बैंक्स में मिलती हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर अच्छा ऑप्शन है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर आप नॉन मेडिकल ही पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर क्या करिए, +2 के बाद एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें बीएससी कीजिए 3 साल की, बैचलर इन साइंस, टॉप कॉलेज से। फिर आईआईटी का पेपर देकर, आईआईटी जैम का पेपर देकर आईआईटी से एमएससी करिए, वहीं से पीएचडी करिए, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगी, और आपका जीवन बदल जाएगा। फिर आप कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, बाहर जाओ, जो मर्जी करो। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो मेरे पास नॉन मेडिकल में कुछ ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल के अंदर सबसे पहला करियर, जैसे मैंने कहा, भारत में 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है, वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस के अंदर बस दिक्कत वही है, नीट के पेपर में 17 लाख बच्चा बैठता है, तो आपको पढ़ना पड़ता है, और मेडिकल कॉलेज में जाकर भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आपने एमबीबीएस कर लिया, फिर आपने इंटर्नशिप किया, उसके बाद आपके पास जो विकल्प है वो एक आम बच्चे की तरह विकल्प तो खुले, आईएएस का पेपर दीजिए, कुछ और कीजिए, और फिर बच्चे अधिकांश पीजी करते हैं, एमडी करते हैं। एमडी मतलब मास्टर, जो मेडिसिन होती है, कोई बच्चा आईज में स्पेशलाइजेशन करता है, कोई ईएनटी में करता है, ऐसे स्पेशलाइजेशन करते हैं। और आजकल तो सुपर स्पेशलिस्ट का जमाना आ गया, जिसमें कि डीएम जिसको बोलते हैं। पर मेडिकल एक बहुत अच्छा करियर है, मेडिसिन बहुत अच्छा करियर है, पर सब बच्चों का एमबीबीएस में दाखिला नहीं हो सकता जब 25,000-30,000 सीटें हैं सरकारी। तो फिर भी मैं डॉक्टरी से जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं पेशेंट्स देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, तो क्या करूँ? तो फिर आप करिए बीएमएस, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी। बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। आज भारत में आयुर्वेद की बहुत मांग है, और बहुत सारे डॉक्टर आयुर्वेदिक में कामयाब हैं। भारत सरकार ने मंत्रालय भी खोल दिया, गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको मिलने लगी हैं, बड़े बड़े आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल बन रहे हैं, अच्छे गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं आयुर्वेदिक के, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ऐसे ही होम्योपैथी की भी काफ़ी मांग है, होम्योपैथी के भी सरकारी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। दाखिला दोनों में नीट के थ्रू होगा, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में खास तौर से अगर बच्चा स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर ले, यानी क्योंकि आज स्पोर्ट्स का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स इंजरी का अगर स्पेशलाइजेशन कर ले तो उस बच्चे की अच्छी मांग रहती है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा विकल्प है मेडिकल के बच्चों के लिए। उसके बाद बच्चे 2 कोर्स कर सकते हैं, एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी 2 साल का, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी कंपनियों में नौकरियां लगती हैं, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जितने बड़े बड़े कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस, आर्टेमिस, मेदांता, यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ पेशेंट देखते हैं। उस पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, जहाँ पे हजारों काम होते हैं, आईसीयू का मैनेजमेंट है, स्टाफ रखना, पता नहीं क्या क्या होता है, आप देखते ही होंगे। तो वो एक 2 साल का कोर्स होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें नंबर 1 कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च जयपुर। वो आप कोर्स करिए, वो बहुत बढ़िया कोर्स है, उसकी बहुत मांग है। तो इस तरह से आप देखिए कि खाली एमबीबीएस ही करियर नहीं है मेडिकल के अंदर, आपके पास दूसरे विकल्प भी है। और फिर वो बीएससी करके आईआईटी बायो में भी एमएससी कराता है, बीएससी बॉटनी जूलॉजी करिए, आईआईटी से एमएससी करिए बायोलॉजिकल साइंसेज में, आईआईटी से पीएचडी करिए। एम्स के अंदर एक कोर्स होता है एमएससी एनाटॉमी, उसकी भी बहुत मांग है, आपको एम्स में पढ़ाने का मौका मिल सकता है। फॉरेंसिक साइंस के अंदर आप जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बाद, तो काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपका बीटेक में अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, एमबीबीएस में कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, तो साइंस के अंदर, मेडिकल के अंदर आपकी दुनिया रुक गई। बिल्कुल नहीं,
आपके पास ये सारे विकल्प हैं। हाँ, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आर्ट्स और कॉमर्स की, और आर्ट्स और कॉमर्स में कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं और क्या क्या उसमें विकल्प हैं। ये अब हम यहाँ से अगली जो बात है वो इसी संदर्भ में करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं आर्ट्स और कॉमर्स की। आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बात करने से पहले 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा। अधिकांश पेरेंट्स को ये भ्रांति है, वहम है कि आर्ट्स और कॉमर्स में मेडिकल और नॉन मेडिकल के जितने करियर विकल्प नहीं होते। ये सोच सरासर गलत है, नंबर 1। नंबर 2 कि आर्ट्स और कॉमर्स, ये खास तौर से आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स शायद बहुत इंटेलिजेंट बच्चे नहीं लेते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के बड़े शहरों में और बड़े स्कूलों में अधिकांश अच्छे बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं। साइंस पढ़ते हैं, बट बहुत सारे अच्छे बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स भी पढ़ते हैं। और तीसरा, आर्ट्स और कॉमर्स में इतने बड़े बड़े कोर्सेज हैं जिनमें आपको आईआईटी की तरह कॉलेज के अंदर से ही नौकरी मिलती है, और कॉलेज से ही आपकी को नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको कॉलेज से ही मिलती है। तो आज हम कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे। ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट तरीके के कोर्सेज हैं और इनकी मार्केट में बहुत मांग है। ये 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इनमें रट्टे का कोई काम नहीं होता, किसी भी तरह से क्रैमिंग नहीं करी जाती। आपको हर 6 महीने बाद कोर्स के अंदर इंटर्नशिप करना, ट्रेनिंग करना कंपल्सरी होता है, और कॉलेज से ही आपको नौकरी मिलती है। तो ये 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आर्ट्स चूज करने के लिए आपके पास, माफ कीजिएगा, कॉमर्स चूज करने के लिए आपके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, यानी कि आप थोड़े से रीजनिंग माइंडेड हो, फ्लेक्सिबल सोच हो, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा हो, आपका मैथ्स अच्छा हो, मैथ्स 10th तक का, ऐसा नहीं कि 11th-12th का मैथ्स, क्योंकि 11th-12th का मैथ्स आप पढ़ना चाहो तो पढ़िए, लेकिन जहां तक आपका बेसिक अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का सवाल है, उसमें अगर इफ यू आर गुड इन 10th मैथ्स तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। कॉमर्स फील्ड जो है वो क्या क्या सिखाता है हमारे को ट्रेड सिखाता है, बिजनेस सिखाता है, लॉ सिखाता है, फाइनेंस सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। और बहुत प्रेफर्ड स्ट्रीम है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि वो उन बच्चों के लिए बहुत प्रेफर्ड है जो कि कॉर्पोरेट में करियर बनाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, बैंक में काम करना चाहते हैं, लॉ फर्म में काम करना चाहते हैं, या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स के लिए आपको गुड होल्ड ओवर लैंग्वेजेस एंड लाइकिंग इन सोशल स्टडीज इज रिक्वायर्ड। सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज, यानी कि आपका बेसिकली लैंग्वेज बहुत अच्छा हो एंड सोशल साइंसेज बहुत अच्छे हो, देन यू कैन स्टडी आर्ट्स। नाउ एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो और बहुत सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, वो तो ह्यूमैनिटीज ही आपके लिए एरिया है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में क्या क्या कर सकते हैं आप? हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, जर्नलिज्म, मास मीडिया, देखिए कितनी चीजें। एंड इफ यू आर थिंकिंग व्हाट टू चूज आफ्टर क्लास 10th, then humanities can be a great opportunity for your career, as wide range of subjects offer great career options। क्या क्या हो सकते हैं? लॉ है, एमबीए है, जर्नलिज्म है, मास मीडिया है, और अगर हम आईएएस की बात करते हैं तो अधिकांश जो लोग हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आईएएस अधिकारी बनते हैं। तो इसलिए कॉमर्स और आर्ट्स में स्कोप कम हो ऐसा सोचना गलत है। अब मैं एक एक करके सभी करियर ऑप्शंस की बात करता हूँ। ये जितने करियर ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं, इनमें 2-3 चीजें कॉमन है। पहला, इन सब में दाखला प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है। +2 का कोई वेटेज इसमें नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, +2 का बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, किसी में 45%, किसी में 50%, किसी में 60%, ठीक है। तीसरा, ये सारे के सारे कोर्सेज 100% जॉब ओरिएंटेड है। चौथा, इन कोर्सेज के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पहले कोर्सेज की, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो आर्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो कॉमर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, हालांकि कर दोनों सकते हैं, वो मैं वहां साथ साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ईयर MBA, 5 ईयर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, MBA वैसे 5 साल का नहीं होता है, था जनरली 2 साल का होता है। हमारे यहाँ पे 19 IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला कि इंडियन लगता है तो वो बड़ा संस्थान हो जाता है भारत सरकार का, तो 19 IIMs है। उन 19 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, इन दोनों ने
+2 के छात्रों के लिए मैनेजमेंट पढ़ने का एक शानदार मौका तैयार किया है और एक प्रोग्राम बनाया है IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें +2 के बाद एंट्रेंस के आधार पर, प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होता है। 5 साल बच्चों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। उनको हर 6 महीने बाद कंपनी में इंटर्नशिप पे भेजते हैं, ट्रेनिंग पे भेजते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। IIM इंदौर और IIM रोहतक के बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। IIM इंदौर का कैंपस जो है एक पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ पर जो कल्चर है, किसी भी स्टूडेंट को कार स्कूटर अलाउड नहीं है। वहाँ पे साइकिल्स रखी हैं जगह जगह पे, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पे साइकिल्स पे जाते हैं। योगा एक कोर्स है पहले ट्राइमेस्टर में, डांस ड्रामा एक कोर्स है, तो वो आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी सिखाते हैं अभी से, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्विमिंग भी सीखना पड़ता है। स्विमिंग, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा जिम है वहाँ पे, तो पूरी की पूरी सुविधाएं हैं, साथ में बहुत ही टॉप क्लास पढ़ाई है। और आखिरी जो 2 साल होते हैं बच्चों के, वो कैट के थ्रू यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू जो बच्चे आते हैं 2 साल की MBA करने, PGDM करने, उसमें IIT के भी स्टूडेंट आते हैं और अधिकांश स्टूडेंट IIT का आता है, उनके साथ वो पढ़ते हैं और प्लेसमेंट भी उनके साथ ही होती है। तो IPM के बैच की प्लेसमेंट लगभग 17 लाख रुपए औसत पिछले वर्ष रही थी। तो IPM जो है 5 ईयर MBA एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप +2 का सीधा एंटर किए और MBA करके ही आप बाहर निकले। और 5 ईयर MBA में और जो बड़े कॉलेजेस हैं वो है जेवियर्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल सोनीपत इत्यादि इत्यादि। तो इनमें दाखिला कैसे होता है? IIM इंदौर और IIM रोहतक का आपको मैं बताता हूँ, ये एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर दाखिला करते हैं। IIM इंदौर के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ्स पर, और 40 क्वेश्चन होते हैं वर्बल रीजनिंग पर यानी इंग्लिश में, वर्बल एबिलिटी पर, माफ कीजिएगा, यानी इंग्लिश पर। तो दोनों में आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। 400 नंबर का पेपर है। 240-44 नंबर जो बच्चा ले जाता है, आमतौर पे उसको कॉल आ जाती है और सिलेक्शन भी हो जाता है। जहाँ तक IIM रोहतक का सवाल है, तो वहाँ पर 3 सेक्शन में पेपर होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। यानी कि जहाँ पर IIM इंदौर ने रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन इकट्ठा रखा है, इन्होंने IIM रोहतक ने सेक्शन अलग अलग कर दिए। तो वही, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही है, वही पैटर्न है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो ये है बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स। ये ज्यादा इसको कॉमर्स के बच्चे करते हैं, पर ऐसा नहीं कि आर्ट्स के बच्चे नहीं करते। मैंने खुद आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, बट आई डिड माई MBA ऑल्सो। फिर आते हैं हम BBA या BMS पर। पहले हम BMS की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें DU JAT यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी जस्ट ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, इसके आधार पर दाखिला होता है। इसमें 14 कॉलेज हैं, सारों के सारों में जॉब लगती है, 100% प्लेसमेंट होती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वहां पर 17.5 लाख का अधिकतम पैकेज और 10.5 लाख की एवरेज थी। आप सोचिए, क्या आप एक BCom के बच्चे की कल्पना भी कर सकते हैं कि उसको 10.5 लाख रुपए का पैकेज मिले? सवाल ही पैदा नहीं होता। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि 3 साल की BMS पढ़ने के लिए देश का नंबर 1 संस्थान है। इसके अलावा काफी कॉलेजेस इसको BBA के नाम से पढ़ाते हैं, जिसमें सिम्बायोसिस पूना नोएडा है, क्राइस्ट बैंगलोर है, नरसी मोहनजी बॉम्बे है, ये इसको BBA का नाम देते हैं। वहां भी प्रवेश परीक्षा का दाखिला होता है और BBA करने के बाद भी आपको 6 से 7-7, 8-8 लाख तक की नौकरी मिल जाती है। और बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज देहरादून है, DAV यूनिवर्सिटी जालंधर, काफी सारे और कॉलेज है। दाखिला कैसे होगा? BMS के लिए प्रवेश परीक्षा होती है जून में। इसमें 4 हिस्से होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथ्स। ठीक है, 11th-12th का मैथ्स नहीं होता, जनरली 6 to 10 का ही मैथ्स होता है। BBA के अंदर भी यही पैटर्न है। इंटरव्यू दोनों के केस में होता है। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं, ये कॉमर्स के बच्चे को ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो 5 ईयर MBA करें। 5 ईयर MBA में अगर IIM में दाखिला नहीं होता तो फिर सुखदेव में, सिम्बायोसिस में, नरसी मोहनजी में BBA करके फिर बाद में CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट देकर MBA करने की कोशिश करें। 5 ईयर कोर्सेज में और भी बहुत ऑप्शन है। दरअसल अब 5 ईयर कोर्सेज का ट्रेंड बहुत आ गया। और दूसरा एक ट्रेंड आ गया, आजकल व्हाट की कोई वैल्यू नहीं है, वेयर की वैल्यू है। आप कहां पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब बड़ा कॉलेज होना चाहिए आपका। 5 ईयर कोर्सेज में एक और बहुत बड़ा कोर्स है, वो है 5 ईयर लॉ। 5 ईयर लॉ कहां से? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। +2 के बाद 5 ईयर लॉ
BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। पहले क्या होता था, 3 साल की ग्रेजुएशन करो, BA BSc BCom, और फिर 3 साल की BA करो। वो आज भी है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित कॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 5 ईयर लॉ के अंदर 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं जिनका मार्केट वैल्यू, जिनकी मार्केट परसेप्शन आज भी IIT के बराबर है और बल्कि बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, जैसे ये 5 ईयर MBA है, 5 ईयर लॉ है, इनके बारे में जागरूकता ना होने के कारण बहुत कम बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। अब पहले समझते हैं नेशनल लॉ स्कूल में लॉ पढ़ने का मतलब क्या है। हम लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि लॉ का अर्थ ये है कि जाओ और कोर्ट में प्रैक्टिस करो या जज बनो। गलत। नई जो तरीके से लॉ पढ़ाई जाती है, NLU में लॉ पढ़ाई जाती है, जो और अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में लॉ पढ़ाई जाती है, वहां पे जाने वाले 85% बच्चे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। उनको 100% कॉर्पोरेट जॉब्स मिलती हैं। देश का जो नंबर 1 कॉलेज है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, वहां पे लास्ट ईयर 65 लाख अधिकतम सैलरी गई थी। सभी बच्चों को पहले दिन नौकरी मिल जाती है। जो कोई भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, देखिए जो 22 में से बड़े बड़े कॉलेज हैं, हैदराबाद है, भोपाल है, जोधपुर है, बॉम्बे है, गांधीनगर है, पटियाला है, दिल्ली बहुत बहुत नाम है। तो ये बच्चे क्यों, इनको कॉर्पोरेट जॉब्स मिलती है? पहला, आजकल कॉर्पोरेट में लॉयर्स की मांग बहुत है। ठीक है, तो 2 तरह के कॉर्पोरेट जॉब्स हैं। एक तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स है जो लॉ का ही काम करती हैं, और सिर्फ लॉ की कंपनीज है, और लोगों का लीगल एडवाइस, लीगल पॉलिसी, बहुत कुछ, बहुत लंबा चौड़ा है। और अकेला कोर्स है लॉ भारत में जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी आपको देता है। फिर आता है कॉर्पोरेट कंपनीज। अब कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या मतलब, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो चाहे ई-कॉमर्स के क्षेत्र में काम करती हो, चाहे टायर बनाती हो, चाहे कार बनाती हो, चाहे पेप्सी बनाती हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक बनाती हो, चाहे कुछ भी करती हो, ITC हो, ये सारी की सारी कंपनीज कॉलेज में आकर बच्चों को रिक्रूट करती हैं, और यहां तक कि रिक्रूटमेंट करने का पैसा भी देती हैं। तो अगर आप जाएं ध्यान से, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर की प्लेसमेंट के बारे में पढ़ें, जोधपुर की प्लेसमेंट के बारे में, जिस भी नेशनल लॉ स्कूल के बारे में पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट हो रही है। मीडिया के जो लोग हैं, जी, सोनी, ये सब बहुत बड़ी संख्या में लॉ स्कूल्स में जाते हैं और वहां से बच्चे लेते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह से ई-कॉमर्स की जितनी कंपनियां, उनको भी चाहिए। अब ई-कॉमर्स की कोई भी कंपनी है, मान लीजिए अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, कितने लोगों से उनको डील करना पड़ता है, तो हम सबको तो जानते नहीं, इसलिए लीगल एग्रीमेंट ही उसमें मुख्य चीज होती है। तो कॉर्पोरेट में इतना अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप सोच नहीं सकते, और इसलिए कोर्ट में जाकर लिटिगेशन करने की अब आवश्यकता नहीं रही। हाँ, कोई करना चाहता है अपनी मर्जी से करे, किसी के घर में, परिवार में ऑलरेडी ऐसा है तो वो करते भी है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों की। हम सब जानते हैं कि भारत में जजेस कम है। जजेस कम होने के कारण अब लगातार आप देखें, हर साल जजेस की बहुत वैकेंसीज निकल रही हैं और अभी निकलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक अंदाजे के मुताबिक 1987 की बात कर रहा हूं मैं, तब 40,000 जो है वो कम थे जजेस भारत में। तो आज स्थिति क्या होगी 2020 में? तो बहुत सारे जजेस की आवश्यकता है। जितने जजेस होते हैं फिर साथ में उतने ही सरकारी वकील लगते हैं। तो आप समझिए सरकार में कितनी नौकरी होगी। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब में हर साल जज लगाए जाते हैं जिनको जैग बोला जाता है। सारी PSUs, इंडियन ऑयल, ONGC, सब में हर साल ऑफिसर चाहिए। आप देखिए, गूगल में करिए लॉ ऑफिसर इन इंडियन ऑयल, आपको कितना कुछ मिल जाएगा। सारे बैंक्स में PO का जो होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो होता है स्केल 1, और ये जो लॉ वाले लगते हैं ये लगते हैं स्केल 2। तो सारी गवर्नमेंट की कंपनियां, डिपार्टमेंट्स, लॉ मिनिस्ट्री, दुनिया भर की जगह हैं जहां पर की लॉ ग्रेजुएट्स की बहुत मांग है। और साथ ही साथ IAS, अगर आप पिछले 2-3 साल के IAS के रिजल्ट उठाकर देखें तो कितने बच्चे नेशनल लॉ स्कूल के आए हुए हैं, ये आंकड़ा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो लॉ एक बहुत बड़ा कोर्स हो चुका है। दाखला इसमें पेपर से होता है, एंट्रेंस से होता है। पेपर का नाम है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके अंदर हर साल सेकंड संडे ऑफ मई को ये पेपर होता है। इसमें कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। पहला सेक्शन है इंग्लिश, जिसमें 28 से 32 क्वेश्चन होते हैं। 450 वर्ड्स का 5 से 7 पैसे दिए जाते हैं, जो कि 12वीं क्लास का बच्चा आराम से 5 से 7 मिनट में पढ़ सकता है। लीगल नॉलेज,
लीगल नॉलेज में जितने करंट लीगल इश्यूज होते हैं, जो भी कानूनी मुद्दे चल रहे हैं देश में या विश्व में, उनके ऊपर बात होती है। उनके लिए आपको क्या करते हैं, फिर 450 वर्ड्स के कुछ पैसेज होते हैं लीगल इश्यू से रिलेटेड, और उसके नीचे फिर प्रिंसिपल और फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि एक आपको इमेजिनरी कानून दिया जाता है, इमेजिनरी स्थिति दी जाती है, और आपको उसको करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है। फिर आता है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, उसमें भी पैसेजेस के ऊपर बेस्ड होता है। लॉजिकल रीजनिंग में 300 वर्ड्स के पैसेज होते हैं, और फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मुश्किल पेपर नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए लॉ भी एक बहुत शानदार करियर है, और ये सबके लिए सूटेबल है। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो। आपको जानकारी करानी होगी कि क्लैट में 50% जो स्टूडेंट आता है वो साइंस बैकग्राउंड से आता है। आगे बढ़ते हैं, 5 साल के कोर्स की बात करते हैं। MA इन डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम IIT मद्रास। हम लोग क्या समझते हैं, IIT का मतलब है सिर्फ इंजीनियरिंग, नहीं। बहुत सारी IIT में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। IIT मद्रास के HSSC डिपार्टमेंट में, जो उनका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, वहां पर ये MA डेवलपमेंट स्टडीज का कोर्स होता है। ये शायद एक यूनिक कोर्स है भारत में और एशिया में, और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को नौकरी देनी आती है। कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे 5 ईयर MBA हो, 5 ईयर लॉ हो, 5 ईयर MA डेवलपमेंट स्टडीज हो। 6 महीने का कोर्स पूरा हुआ, बच्चा ट्रेनिंग पे जाएगा ही जाएगा, किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में, किसी मिनिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां जहां जो भी कोर्स के हिसाब से होगा। तो 5 साल में 8 इंटर्नशिप। जब 8 इंटर्नशिप करता है तो बच्चा सीखता हुआ है। दूसरा, पढ़ाई बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज पे भेजते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने भेजते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हो आप, कॉलेज ही सारा पैसा देता है। IIT मद्रास में MA इंग्लिश भी होती है 5 साल की, +2 के बाद। अगर कोई बच्चा इंग्लिश का प्रोफेसर बनने की इच्छा रखता है तो आप सोच कर देखिए कि वो बच्चा अगर MA इंग्लिश में IIT मद्रास से पढ़ लेता है तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी। MA इंग्लिश करिए IIT मद्रास से, फिर किसी विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में PhD करिए, और फिर आपको कोई छू नहीं सकता। करियर्स की इतनी इतनी नई नई चीजें आती जा रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। भारत सरकार का एक कानून है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके तहत यह है कि हर कॉर्पोरेट कंपनी को अपने बजट का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट माफ कीजिएगा, बजट नहीं, जो प्रॉफिट होता है, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि निफ्टी में या BSE में, और जिसने पब्लिक से पैसा लिया हुआ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वही होती है जिसमें लोगों ने शेयर खरीदे हुए जिसके, तो उसका 10% पैसा उनको अपने प्रॉफिट का CSR में खर्चना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इस कारण से BA इन सोशल वर्क एक बहुत बड़ा कोर्स बन गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे के अंदर ये कोर्स होता है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहां बच्चों को रिक्रूटमेंट देती है। इसमें BA इन सोशल वर्क भी होता है, और BA इन सोशल वर्क विद रूरल डेवलपमेंट भी होता है। बहुत मांग है इस कोर्स की, गवर्नमेंट में भी बहुत मांग है। ठीक है, ये भी एक नया 8 के कोर्स है। इसके अलावा मीडिया, मास कम्युनिकेशन, 800 न्यूज चैनल भारत में काम कर रहे हैं अलग अलग भाषाओं में। दुनिया भर के चैनल हैं इस समय जो काम कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स पर काम करता है, कोई खाने पर काम करता है, कोई टूरिज्म पे काम कर रहा है। दुनिया बहुत अलग अलग तरह के चैनल है। इसके अलावा इंटरनेट ने तो लोगों के लिए काम का रास्ता ही खोल दिया। कितने वेब सीरीज, कितने यूट्यूब चैनल्स, और क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और इसी कारण से डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा कोर्स बन गया है। तो जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मीडिया से हट के बात कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियरिंग के बच्चे भी कर सकते हैं, BBA के बच्चे भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया एक बहुत बड़ा करियर है। मीडिया के लिए आपके पास +2 के बाद ऑप्शन है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पूना, फिर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेजेस हैं, IP यूनिवर्सिटी में काफी जगह पे। दाखिला एंट्रेंस से होगा। ठीक है, वो मैं अभी MA डेवलपमेंट स्टडीज और MA इंग्लिश की बात कर रहा था, उनमें भी दाखिला एंट्रेंस से होता है। इंग्लिश, स्कूल मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। यही पैटर्न मीडिया का है। अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में NDTV में है, खत्म होने के बाद CNN IBL में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मीडिया भी। वो टेलीविजन हो सकता है, FM रेडियोज हो सकते हैं, YouTube चैनल्स हो सकते हैं,
न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, मैगजीन हो सकती हैं, ई मैगजीन एंड जो प्रिंट मैगजीन दोनों, ठीक है। मीडिया के बाद में बात करते हैं फैशन डिज़ाइन की। आजकल जैसे जैसे दुनिया में बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे ही फैशन डिज़ाइन की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 कॉलेज खोले हैं इसमें। NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में सबसे बड़ा है। 4 साल का कोर्स होता है, इसमें बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन का जो कोर्स होता है उसमें अगर आपको दाखिला मिल जाए तो आप ये समझिए आपको 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा, और कॉलेज से मिलेगा और बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलेगा। 4 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप्स का वही सिस्टम है लॉ और MBA की तरह। तो दाखिला होगा कैसे? दाखिले के लिए 3 हिस्से में टेस्ट है। पहला है गैट, माफ कीजिए गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, तीसरा है इंटरव्यू। गैट में क्या आता है? गैट में आएगा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, मैथ्स मतलब स्कूल मैथ्स, फिर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो 50% गैट का वैल्यू है, 30% आपका से स्केचिंग कराते हैं और 20% इंटरव्यू का वेटेज है। तो इस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन होता है। जिस बच्चे का स्केचिंग में नेचुरल हाथ है उसको निश्चित तौर से इस कोर्स के बारे में सोचना ही चाहिए। एक और बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है वो है इंटीरियर डिजाइन या और साथ ही प्रोडक्ट डिजाइन, यानी इंटीरियर डिजाइन। अब इंटीरियर डिजाइन क्या है? जो भी कोई मान लीजिए कि ऑफिस बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई घर बनाता है, उसको किस तरह से स्पेस बढ़ाया जाए, उसमें क्या क्या किया जाए कि वो बहुत सुंदर अच्छी दिखे, तो वो है इंटीरियर डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन कोई ऐसी चीज लोगों के हिसाब से तैयार की जाए, उसमें ऑटोमोबाइल डिजाइन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो भारत सरकार ने इंटीरियर डिजाइन के लिए और उससे मिलती जुलती चीजों के लिए 2 कॉलेजेस की स्थापना की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र। इनमें +2 के बाद 4 साल के कोर्सेज होते हैं। अगर आपके बच्चे की रुचि है कि वो स्पेसेस को समझता है, इंटीरियर्स को समझता है या प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहता है, तो प्रोडक्ट डिजाइन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज देहरादून में वो जा सकता है। तो ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनमें एंट्रेंस टेस्ट से दाखिला होता है। सिस्टम वही है जो NIFT में था, 50% गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, 30% क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और 20% का इंटरव्यू होता है। तो इंटीरियर डिजाइन पे बहुत उभरता हुआ फील्ड है और उसके तरफ निश्चित तौर से जिस बच्चे का स्केचिंग में हाथ अच्छा है उसके बारे में सोचना चाहिए। एक और क्षेत्र है जो मैं समझता हूँ बहुत, फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत होगी कोविड के कारण, लेकिन वो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र है, वो है हॉस्पिटैलिटी या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं होटल मैनेजमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने NCHMCT, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इस नाम से एक संस्था बना रखी है जिसके अंतर्गत 35 IIHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चलते हैं, जो एक कॉमन परीक्षा के आधार पर उनमें दाखिला होता है, JEE बोलते हैं उसको। JEE के आधार में दाखिला होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। ये वाला सेक्शन सर्विस सेक्टर वाला सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पूसा, फिर बैंगलोर में कॉलेज है, बॉम्बे में है, शिमला में है, गोवा में है, पूरे देश में 35 जगहों पे कॉलेजेस हैं। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स, हालांकि इस कोर्स का नाम है BSc इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हमें ऐसा लगता है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का अर्थ है कि सिर्फ होटल में नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट एयरलाइंस में नौकरी करते हैं, एयर क्रू स्टाफ के तौर पर, बाहर जो गेस्ट रिलेशन ऑफिसर होते हैं टिकटिंग वाली जगह पर, और जहाँ पे लोगों से डील करना पड़ता है। क्योंकि 3 साल का ये जो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है, इसके अंदर बच्चे को लोगों से डील करना सिखाते हैं, और एयरलाइंस का काम भी तो लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए अच्छे ढंग से, यही है। शेफ आजकल एक बहुत बड़ा करियर है। अगर आप अच्छे शेफ बन जाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 स्टार के जो शुरुआती शेफ्स हैं, ट्रेनिंग शेफ, उनको भी लाख लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और जो एग्जीक्यूटिव शेफ वगैरह 2-2, 2.5 लाख, और शेफ्स की तो 5-5, 6-6 लाख, 7 लाख तक तनख्वाह होती है। हालांकि फिलहाल जैसा मैंने कहा कि इस सेक्टर पे, ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर पे थोड़ा हिट लगा हुआ है कोविड-19 के कारण, पर ये हमेशा नहीं रहेगा। तो होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और अंतिम कोर्स जो मैं मेरी तरफ से बात करना चाहूंगा वो है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये एक अच्छा कोर्स है, +2 के बाद 5 साल लगते हैं,
पर बहुत पढ़ाई लिखाई मांगता है। एक इसमें जो सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है वो ये है कि बच्चे का स्कूल कॉलेज छूट जाता है, तो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती, और ना ही ये सीए में कोई कैंपस प्लेसमेंट का या नौकरी अपने आप मिलने का सिस्टम है, बच्चे को नौकरी ढूंढनी पड़ती है। अदरवाइज ये अच्छा कोर्स है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से अपना शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, उनके पास हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो इस कोर्स को सीए को कर सकते हैं। ये जितने कोर्सेज का मैंने नाम लिया आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, 5 ईयर एम इन इंग्लिश, 5 ईयर एमए डेवलपमेंट स्टडीज, 5 ईयर लॉ, 5 ईयर एमबीए, फिर आपका फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, मास मीडिया, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन, इन सब की फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक सालाना इनमें अलग अलग कॉलेज के अंदर फीस होती है। तो ऐसा समझना कि आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर करियर नहीं है, करियर विकल्प नहीं है, ये बिल्कुल गलत और मिथ्या सोच है। इट इज एब्सोल्यूट मिथ, और ये भ्रांति मैं तोड़ी है मैंने, और मैं चाहता हूं कि आप सब समझें। और मैं यहाँ पर आज समय नहीं है, वरना मैं कितने ऐसे बच्चों के उदाहरण दूं जिससे आपको पता लगे कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे जिनके 10वीं में बोर्ड टॉपर टाइप थे, उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स से पढ़ाई की और आज कितना अच्छा कर रहे हैं, और जिंदगी उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर जाकर वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सारे करियर स्ट्रीम अच्छे हैं। आप आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, नॉन मेडिकल पढ़िए, मेडिकल पढ़िए, सब बराबर है। सिर्फ देखना यह है कि हमारा बच्चा यानी कि आपका बच्चा किसके लायक है। ये कहना कि साइंस पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है बजाय आर्ट्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी आर्ट्स के बच्चे ने आईएएस की परीक्षा क्लियर की है, तो क्या इंजीनियरिंग के बच्चे से उसका दिमाग कम था? नहीं, सिर्फ दिमाग का तरीका लगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पहले सचिन तेंदुलकर का, अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर विराट कोहली मोहम्मद शमी की तरह फास्ट बॉलर बनना चाहे तो वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको भगवान ने जो प्रतिभा दिया है, जो टैलेंट दिया है, वो बैटिंग का दिया है। तो ये बात आपको समझनी है, अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानना है, उसके अंदर जो उसकी बेस्ट प्रतिभा है उसके ऊपर करियर बनाना है। उसका वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, होटल मैनेजमेंट हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, जो मर्जी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आपके बच्चे जिंदगी में बहुत अच्छा करें, और उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आप सबके काम जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।